₹46,800। एक बार इस नंबर को ध्यान से सोचिए। क्या हो अगर मैं कहूं कि हर साल ठीक इतना पैसा सीधा टैक्स में बचाया जा सकता है, वो भी कंप्लीटली लीगली और एकदम गारंटीड। कोई भी इस फायदे को छोड़ना नहीं चाहेगा, राइट? लेकिन सच्चाई ये है कि करोड़ों लोग हर साल अपना हार्ड अर्न्ड पैसा, यही पैसा, टैक्स में गंवा देते हैं। क्यों? सिर्फ आखिरी वक्त की पैनिक बाइंग और पुअर प्लानिंग की वजह से। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पैसे के लीक को हमेशा के लिए बंद करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा पूरा फोकस है 31 मार्च से पहले अपने टैक्स डिडक्शंस को मैक्सिमाइज करना। एक फाइनेंशियल एडवाइजर के नज़रिए से आज हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे हाई इनकम अर्नर्स अपने पैसे को टैक्स में बहने से रोक सकते हैं, खासकर तब जब फिस्कल ईयर खत्म होने वाला हो। और हाँ, इसमें हम कोई कॉम्प्लिकेटेड टैक्स जार्गन यूज नहीं करेंगे। सारे डेंस कॉन्सेप्ट्स को हटाकर हम सिर्फ एक स्ट्रिक्टली एक्शनेबल, हाईली स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क पर बात करेंगे। देखिए, आज का रोड मैप बहुत ही क्लियर है। पहले बात करेंगे एटीसी की नींव पर, फिर सही विकल्प कैसे चुनें, उसके बाद आएगी हमारी डेडलाइन स्ट्रैटेजी, फिर एटीसी के आगे की प्लानिंग और आखिर में तोड़ते हैं कुछ कॉमन टैक्स मिथ्स। तो आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, एटीसी की नींव। ये हमारी टैक्स सेविंग का बेसलाइन है। अब देखिए, सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट का सबसे फेमस सेक्शन है। सिंपली पुट, ये हमारी टैक्सेबल इनकम में से सीधा 1.5 लाख रुपए माइनस करने की आज़ादी देता है। अगर इनकम 30% टैक्स ब्रैकेट में आती है तो इसका मतलब है मैक्सिमम 46,800 रुपीज़ का डायरेक्ट फ़ायदा। लेकिन इस फाउंडेशन का एक बहुत ही क्रिटिकल रूल है जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, और वो रूल जुड़ा है ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम से। ध्यान रहे, सेक्शन 80C की ये सारी डिडक्शंस और बेनिफिट्स सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही काम आती हैं। अगर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर ली गई है तो 80C में चाहे जितना भी इन्वेस्ट कर लीजिए, टैक्स सेविंग्स के नजरिए से वो एंटायरली यूजलेस है, जीरो बेनिफिट। तो अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने से पहले रिजीम का डिसीजन 100% फाइनलाइज्ड होना चाहिए। अब जब टैक्स बेनिफिट्स की बात हो ही रही है तो एक होली ग्रेल कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, जिसे हम कहते हैं EEE, यानी एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। सुनने में टेक्निकल लगता है, पर इसका आसान मतलब ये है कि पहला, जिस अमाउंट को इन्वेस्ट किया उस पर कोई टैक्स नहीं। दूसरा, जो ग्रोथ या इंटरेस्ट मिला उस पर कोई टैक्स नहीं। और तीसरा, मैच्योरिटी पर जब फाइनली पैसा निकाला तब भी जीरो टैक्स, लिटरली कोई टैक्स नहीं। ये जो मैथमेटिकल सुपीरियॉरिटी है ना, ये ही कुछ इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म में इतना पावरफुल बनाती है। अब बढ़ते हैं आगे, सही विकल्प चुनें। देखिए, साल के आखिरी क्वार्टर में बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करना वैसे ही है जैसे एग्जाम से ठीक एक रात पहले पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश करना। गलतियां होना तय है। मार्केट में काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स अवेलेबल हैं, और इस आखिरी मोमेंट के रश और घबराहट से बचने के लिए उन्हें ठीक से इवैल्यूएट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए ऑप्शंस को डीपली कंपेयर करना चाहिए। मान लीजिए हाई ग्रोथ पोटेंशियल और सबसे छोटा लॉक इन प्रायोरिटी है, तो ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम सबसे बेहतरीन है, जो लगभग 12 से 15% रिटर्न दे सकता है, सिर्फ 3 साल के लॉक इन और थोड़े मार्केट रिस्क के साथ। दूसरी तरफ अगर अल्टीमेट सेफ्टी और गारंटीड जीरो रिस्क चाहिए तो PPF है, जो 7.1% रिटर्न देता है, पर हाँ, इसमें 15 साल का लंबा लॉक इन होता है। और अगर 60 की एज क्रॉस हो चुकी है तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS 8.2% रिटर्न के साथ एक शानदार और सेफ ऑप्शन बन जाता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? शायद किसी नए कैपिटल को इन्वेस्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। सच में, एक बार इस एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट पर नजर डालिए। सैलरीड प्रोफेशनल्स का EPF जो ऑटोमेटिक डिडक्ट होता है, वो सीधा ATC में आता है। अगर टर्म इंश्योरेंस चल रहा है जिसका सम अश्योर्ड प्रीमियम से 10 गुना ज्यादा है, या घर में 10 साल से छोटी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना चल रही है, या फिर 2 बच्चों तक की स्कूल ट्यूशन फीस दी जा रही है, तो ये सब नेचुरली क्वालिफाई होते हैं। नया पैसा लगाने से पहले अपनी ऐसी एग्जिस्टिंग पेमेंट्स को वेरीफाई करना ही बेस्ट स्ट्रैटेजी है। तो आते हैं तीसरे हिस्से पर, डेडलाइन स्ट्रैटेजी। ये एक स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजिकल प्लान है, ऐसा प्लान जो उस ईयर एंड पैनिक को कंप्लीटली अवॉइड करने में मदद करेगा। एकदम शांत, लॉजिकल और सीक्वेंशियल एक्शन प्लान। चलिए इस प्लान को समझते हैं।
स्टेप 1, सबसे पहले ऑटो डिडक्शंस को वेरीफाई करना चाहिए। अपनी पे स्लिप में ईपीएफ कंट्रीब्यूशन चेक कीजिए और बच्चों की ट्यूशन फीस वगैरह कैलकुलेट कर लीजिए। स्टेप 2, अब इन सब को 1.5 लाख से माइनस करके देखें कि आखिर एग्जैक्ट गैप कितना बचा है। हो सकता है गैप बहुत छोटा हो। फिर आता है स्टेप 3, अगर गैप सच में बचा है तभी, सिर्फ तभी उस रिमेनिंग अमाउंट के लिए नए इन्वेस्टमेंट्स जैसे ईएलएसएस या 5 ईयर एफडीज को डेडलाइन से ठीक पहले एग्जीक्यूट करना चाहिए। ये क्रोनोलॉजी ही बिना गलती किए मैक्सिमम बेनिफिट लेने का सबसे सॉलिड रास्ता है। और अब एटीसी के आगे की प्लानिंग। एक स्ट्रॉन्ग हाई इनकम पोर्टफोलियो बनाते वक्त सिर्फ 1.5 लाख का डिडक्शन काफी नहीं होता। देखिए, एटीसी की लिमिट को सिर्फ एक फाउंडेशन की तरह देखना चाहिए, एक ऐसी नींव जिसके ऊपर प्रॉपर वेल्थ प्रोटेक्शन और टैक्स ऑप्टिमाइजेशन बिल्ड होती है। असली मैजिक तब होता है जब हम डिडक्शंस को स्टैक करते हैं। जरा इस फॉर्मेट को देखिए। एटीसी के 1.5 लाख के ठीक ऊपर सेक्शन एटीसीसीडी 1B के तहत एनपीएस में 50,000 रुपए ऐड किए जा सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 80D के अंडर हेल्थ इंश्योरेंस पर लगभग 50,000 से ज्यादा तक की डिडक्शन अवेलेबल है। और अगर होम लोन है तो सेक्शन 24B के अंडर इंटरेस्ट पर 2 लाख रुपए तक एक्स्ट्रा क्लेम किया जा सकता है। अगर इन सबको इफेक्टिवली स्टैक किया जाए तो टैक्सेबल इनकम एक मैसिव पूरे 6.5 लाख रुपए तक ड्रैग डाउन हो सकती है। ये एक ह्यूज गेम चेंजर है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर, टैक्स मिथ्स। हर फाइनेंशियल ईयर के एंड पर ऑफिसेज और दोस्तों के ग्रुप में ऐसी डेंजरस मिस इन्फॉर्मेशन घूमती है जो अल्टीमेटली सिर्फ नुकसान करवाती है। तो चलिए आज इन मिथ्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन मिथ, एटीसी क्लेम करने के लिए ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस या एंडाउमेंट पॉलिसी लेना मैंडेटरी है। रियलिटी क्या है? ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। एक महंगी पॉलिसी में कैश लॉक करके सिर्फ 4 से 5% का रिटर्न लेना कोई फाइनेंशियल सेंस नहीं बनाता। इसकी जगह प्योर टर्म इंश्योरेंस सबसे लॉजिकल चॉइस है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रीमियम कम लगता है, प्रॉपर हाई कवरेज मिलता है और एटीसी बेनिफिट्स इजीली मिल जाते हैं। बाकी पैसे को बेहतर रिटर्न देने वाले ऑप्शंस में इन्वेस्ट किया जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा मिथ, मार्च आते ही एक बड़ा लमसम अमाउंट टैक्स सेविंग फंड में डाल देना बेस्ट स्ट्रैटेजी है। असल में रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। खासतौर पर अगर ईएलएसएस जैसे मार्केट लिंक्ड ऑप्शंस चूज किए गए हैं तो आखिरी वक्त की पैनिक बाइंग और एक ही दिन में सारा पैसा मार्केट में डाल देना बहुत रिस्की हो सकता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स यानी मंथली एसआईपीज हमेशा सेफर होती हैं क्योंकि उनसे मार्केट स्मूथिंग और कॉस्ट एवरेजिंग का लंबा बेनिफिट मिलता है। तो फिस्कल डेडलाइन अब तेजी से करीब आ रही है। अपनी ईपीएफ पासबुक ऑडिट करने और डिडक्शंस कैलकुलेट करने का बस यही आखिरी वक्त है। ऐसे में एक बहुत ही जरूरी सवाल बचता है, क्या वो फाइनल टैक्स सेविंग कैपिटल वहां स्मार्टली डिप्लॉय हो रहा है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, या फिर सिर्फ आखिरी वक्त के पैनिक में कहीं भी लॉक हो रहा है? इस पर जरूर सोचिए।